हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जैन। और बच्चों, आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वे स्टार्टिंग विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट वीडियो नंबर 3। मैं होप करता हूं अभी आप लोगों ने दो वीडियो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए होंगे और वो पढ़ने के बाद ही आप वीडियो नंबर 3 पे आना। अगर आपने वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ा है तो मेरा पहले रिक्वेस्ट है, पहले अच्छे से वीडियो नंबर 1 और 2 पढ़ने के बाद वीडियो नंबर 3 को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब मैंने वीडियो नंबर 1 और 2 के अंदर बेसिक कंसेप्ट बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। मैं पहले रिवाइज कर देता हूं फिर आगे बढ़ने के पहले, ठीक है ना। मैंने वीडियो नंबर 1 और 2 के अंदर ये बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनफ्लो आउटफ्लो किसका? कैश का और कैश इक्विवेलेंट का, ठीक है ना। तो वहां मैंने आपको ये समझाया था कि जब मैं बात करता हूं कैश इक्विवेलेंट की, तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, वो सारे चीजें विच इज एज इक्वल टू कैश। फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी या फिर करंट इन्वेस्टमेंट। कैश बैंक में जमा कराया, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गई या करंट इन्वेस्टमेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब जो बिल्कुल कैश के बराबर है। हमेशा ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के हिसाब से। और जब भी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा तो ये बेटा दो मेथड से बनता है। एक मेथड होता है जिसको मैं कहता हूं डायरेक्ट मेथड, और एक मेथड होता है जिसको मैं कहता हूं इनडायरेक्ट मेथड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये भी बताया था कि एग्जाम के अंदर हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड कभी भी फॉलो नहीं किया जाएगा। अपने को मेन पढ़ना कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। फिर इनडायरेक्ट मेथड के अंदर मैं आपको वेरियस एक्टिविटी समझा चुका था कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीन तरह की एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग कौन सी होती है और फाइनेंसिंग कौन सी होती है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कैश का इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा और नो फ्लो कब होगा, वो सारे कंसेप्ट समझा चुका हूं। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो के आगे बढ़ने के पहले आपको यह बता देता हूं कि अगर वीडियो नंबर 1 और 2 आपको बिल्कुल क्लियर है तो ये वीडियो में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और 1 और 2 में अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो आपको वीडियो नंबर 3 समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 और 2 अच्छे से पढ़ना और फिर वीडियो नंबर 3 के अंदर आना, ठीक है ना। अब बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, तो मैंने आपको यह चीज बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड हो या डायरेक्ट मेथड हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन एक्टिविटीज के अंदर बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। और मैं ये होप करता हूं आपको ये तीनों एक्टिविटी का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल मेरे साथ तक इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो फटाफट अपना नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर दो। मेरा नंबर 9929411361 है। मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा जहां पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे आप मेरे को मैसेज कर देना। आप अपना नेम, सिटी नेम एंड स्कूल मैसेज कर देना, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैसे इन तीनों एक्टिविटी का बेसिक रोल होता है और क्या इन एक्टिविटीज के अंदर हमको करना होता है, ठीक है ना। ना तो अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन लोग दो मेथड से बना सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। अब मैंने अभी आपको बताया डायरेक्ट मेथड अपने कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ कोर्स का पार्ट कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड का नाम बता रहा है इनडायरेक्ट, तो यह ध्यान रखना, जब मैं तीन एक्टिविटी की बात करता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों मेथड को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझना, डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, दो तीन पॉइंट बहुत से समझना। ये वीडियो के अंदर थोड़ा तुमको लगेगा टेक्निकल, बट मैं बोल रहा हूं जब तक वीडियो एंड होगा ना, तुमको 100% पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट वीडियो को बीच में छोड़ के भाग मत जाना, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जब हम कैश फ्लो, इस मेथड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट मेथड की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया तीन एक्टिविटी का बताया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस नहीं है। हां, मेरी बात फिर समझना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड सेम चलेंगे। बट जब मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, मैं जब बात करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो एक ही मेथड होता है डायरेक्ट, वहां पे इनडायरेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमको ऑपरेटिंग के लिए मेन कौन सा मेथड पढ़ना है? इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। अब इनडायरेक्ट मेथड को लॉजिकली अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं, इनडायरेक्ट मतलब सीधा रास्ता नहीं है और डायरेक्ट मतलब सीधा रास्ता। मैंने आपके सामने एक, बिल्कुल तुम देखोगे तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा ये घर का एक डायग्राम बना दिया है। अब ये मैंने एक हट बनाया है और मैंने इसके अंदर ये कुछ सीढ़ियां बनाई है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर मेरे को इस पॉइंट पे जाना है तो क्या करूंगा? एक तरीका तो होता है कि सर मैं इस गेट में घुसूं, मेरे को इस पॉइंट पे जाना है, मैं यहां इस पॉइंट पे जाना चाहता हूं, तो क्या तरीका है सर? एक तो मैं घर में घुसूं, ये सीढ़ियां चढ़ूं और इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं। ये तो तरीका कौन सा हो गया? ये तो डायरेक्ट तरीका, सीधा रास्ता हो गया बिल्कुल। एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका का मतलब क्या हुआ? मैं इधर से ऐसे नहीं जाऊं, मैं यहां जाऊं, सीढ़ियां होने के बावजूद मैं पहले ऊपर चढ़ूं, इधर मैं एक सीढ़ी लगाऊं, वो सीढ़ी लगा के मैं ऊपर चढ़ जाऊं, यहां पे छेद करूं और यहां से ऊपर घुसूं। तो ये एक बहुत सिंपल लॉजिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां से यहां भी चढ़ के ऊपर जा सकता था, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं यहां से यहां नहीं जाता हूं, मैं इधर से बाहर से रास्ता बना के वापस इधर से कूद के जाता हूं। जब मैं ऐसे रास्ता बना करके इधर से कूद के जाता हूं, तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड हो गया? इनडायरेक्ट, ये उल्टा रास्ता है। तो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 और हमारा सीबीएसई कोर्स क्या बोलता है? आपको डायरेक्ट ऐसे रास्ते से नहीं जाना है। आप जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको ऐसे उल्टे रास्ते से कैश के फ्लो पे जाना है। अब तुम बोल सकते हो सर हट पे चढ़ना है क्या? बेटा हट पे नहीं चढ़ना है। तुम ये मत समझना कि मेरे को हट पे चढ़ना है, ये तो मैंने एक तरीका बताया आपको। लेकिन आपको ये समझा रहा हूं कि जब अपने को इस पॉइंट पे जाना है तो ऐसे घूम करके इस पॉइंट पे जाना है अपने को। तो इनडायरेक्ट मेथड की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इनडायरेक्ट मेथड में ध्यान रखना, अपन लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब कैश का फ्लो निकालेंगे ना, तो वो फ्लो जो निकलेगा ना, वो अपन रिवर्स तरीके से निकालना पड़ेगा। रिवर्स तरीका का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझो। मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात बताया था, मान लो ये एक मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए था। मिस्टर ए अपने दुकान पे सामान बेचता है 5,000 रुपए का। मिस्टर ए सुबह घर से निकलता है, सुबह जब मॉर्निंग में घर से निकलता है, उसकी जेब में कैश होता है मान लो 300 रुपए। मिस्टर ए जब मॉर्निंग में घर से निकलता है, उसकी जेब में कैश होता है मान लो 300 रुपए। अपनी शॉप पे जाता है, सामान बेचता है 5,000 रुपए का, ये 5,000 कैश में बेचता है, उसकी जेब में है। इस 5,000 रुपए के सामान को बेचने के लिए मान लो उसको खर्चा लगता है 4,000 रुपए। कितना खर्चा लगता है बच्चों? और ये भी कैश में होता है। तो बताओ उसके पास नेट प्रॉफिट कितना बचा कैश का? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट आया कैश का 1,000 रुपए, और ये भी किसमें? कैश में। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर सुबह मिस्टर ए 300 रुपए लेके निकला था, दिन भर में उसने 1,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, तो शाम को उसकी पॉकेट में कैश कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सी बात है, 300 रुपए मॉर्निंग में थे, 1,000 रुपए कमाए, मतलब उसके पास शाम को कैश होना चाहिए 1,300 रुपए का। आई बात समझ में? अगर मिस्टर ए मॉर्निंग में 300 रुपए लेके निकला था, उसने दिन भर में 1,000 रुपए कमाए, तो 300 रुपए में 1,000 रुपए जोड़ूंगा तो उसकी जेब में शाम को कैश होना चाहिए 1,300 रुपए। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक मैंने बताया। लेकिन मान लो अब अगर मैं बोलता हूं मिस्टर ए की पॉकेट में कैश सुबह 300 रुपए था और 1,000 रुपए कैश कमाया, उसकी जेब में आया 1,300 रुपए। ये तो हुआ डायरेक्ट मैथड। डायरेक्ट मैथड भैया, उसने 5,000, डायरेक्ट मैथड में क्या बोलूंगा? 5,000 रुपए का इनफ्लो है और 4,000 रुपए का आउटफ्लो है, तो कैश कितना बचा? कैश बचा 1,000 रुपए। अब मैं अगर इसको इनडायरेक्ट मेथड से प्रेजेंट करूं, तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट मेथड में मैं क्या बोलूंगा, हमेशा ध्यान रखना इनडायरेक्ट में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट कभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होंगे। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। मेरे को यहां से स्टार्ट करना है। मेरी बात फिर समझना, अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड,
तो इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा ध्यान रखना, मैं कभी डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि मेरे पास पैसा इतना आया, पैसा इतना गया। हां, लेकिन जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कैश का फ्लो बताऊंगा तो मैं सिंपल बता दूंगा, यहां से इतना पैसा है, यहां से इतना पैसा गया। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, अपने को कौन सा मेथड फॉलो करना है, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में आप ऐसे नहीं बोलोगे डायरेक्ट इतना पैसा आया इतना पैसा गया, नहीं, क्योंकि अपने को उल्टे रास्ते से कैश पे जाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने प्रॉफिट कमाया कितना, 1,000 रुपए। अब प्रॉफिट कमाने के लिए मान लो और भी कुछ खर्चा हुआ, जैसे एग्जांपल समझो मैंने सेल की 5,000 की, ये कैश में हुई थी। मैंने खर्चा किया 4,000 रुपए का, ये भी कैश में हुआ था। अब मेरी जेब में कैश कितना बचा, 1,000 रुपए का कैश बचा। अब अज्यूम करो मैंने कोई डिप्रीशिएशन लगाया 200 रुपए का। अब मेरी जेब में कैश, मेरे पास प्रॉफिट कितना आया, 800 रुपए का प्रॉफिट आया। अब मेरे को बताओ, मेरे पास कोई असेट था जिसपे मैंने डेप्रीशिएशन लगाया 200 रुपए, तो बताओ क्या डेप्रीशिएशन किसी को पे करना होता है क्या? तो आपके मन में डायरेक्ट आएगा, नहीं सर किसी को पे तो नहीं करना होता। तो अब अगर मैं बोलता हूं डायरेक्ट मेथड होता तो मैं क्या बोलता, मैंने सामान बेचा 5,000 का, खर्चा हुआ 4,000 का, मेरे पास कैश बचा 1,000 रुपए। ये तो कब, जब डायरेक्ट मेथड बोलता कि डायरेक्ट इतना पैसा आया इतना पैसा गया। ये हम लोग कहां करेंगे, जब हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की बात करेंगे। बट अगर मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो बच्चों ध्यान रखना, ऑपरेटिंग में आप डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलोगे 5,000 रुपए आए 4,000 रुपए गए, नहीं। मैं क्या बोलूंगा, जब मेरी बुक्स में प्रॉफिट 800 रुपए है। अब मेरे को एक बात बताओ, मिस्टर ए ये बोलता है कि यार मैं, ये पर्सन ये बोलेगा मेरा प्रॉफिट तो 800 ही हुआ, लेकिन अगर मैं बोलूं मैं मॉर्निंग में 300 रुपए कैश लेके निकला था, तो शाम को मेरे पास कैश कितना आ गया, 1,300 रुपए। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब आपका कैश तो 1,000 रुपए आया आपकी जेब में, बट प्रॉफिट कितना आया, 800 रुपए, तो ये कैसे पॉसिबल है? प्रॉफिट तो 800 रुपए हुआ, बट आपकी जेब में शाम को 1,300 रुपए आ गए, मतलब आपने दिन भर में कितने रुपए कमाए, 1,000 रुपए कैश का इनफ्लो हुआ। तो कैश 1,000 रुपए आया, बट प्रॉफिट कितना बढ़ा, सिर्फ 800 रुपए। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, आपको यहां 800 रुपए से 1,000 पे जाना है। अब बताओ, अगर मैं 800 से 1,000 पे जाऊंगा तो क्या करूंगा, आप बोलोगे सर ये 200 रुपए क्या करूंगा, जोड़ दो। क्योंकि डेप्रीशिएशन था, तो डेप्रीशिएशन कौन सा एक्सपेंस था, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस ने क्या कम किया, मेरे प्रॉफिट को तो कम किया, बट मेरे पास से कैश को कम नहीं किया। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड किस में लगेगा, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वहां कभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इतना पैसा आया इतना पैसा गया। अगर डायरेक्ट मेथड होता ना तो मैं बोलता इतना आया इतना गया, इतना आया इतना गया, इतना कैश बचा है। बट अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी जेब में प्रॉफिट तो 800 है, बट कैश कितना बढ़ा, 1,000। तो प्रॉफिट और कैश में जो डिफरेंस है मैं वो डिटेक्ट करूंगा इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। मैं तुमको पहले भी बोला है, पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो समझ आएगा। तुम अगर अभी बीच में छोड़ दोगे वीडियो तो तुमको समझ नहीं आएगा। मेरे ऊपर विश्वास रखना, 100% समझ आ जाएगा अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड की जब बात करते हैं तो हम मेनली डिफरेंस प्रॉफिट और कैश का निकालते हैं कि प्रॉफिट मेरे पास 800 रुपए आया बट कैश 1,000 रुपए आया, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरे को बताना है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। आई बात समझ में? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से जब भी बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रॉफिट, विल ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रॉफिट। प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट में बहुत सारे एडजस्टमेंट है, वो सारे एडजस्टमेंट मैं आपको एक एक करके ढंग से समझा रहा हूं। आई बात समझ में? अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले वर्ड प्रॉफिट की, तो मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट कहां से करना है, अपने को प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। और प्रॉफिट से हमको कैश के अंदर डिफरेंस, अभी मैंने बताया ना, प्रॉफिट 800 है, कैश 1,000 है। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा। डिटेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे आगे समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट और कैश के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना? अब तुम एक चीज समझना, मैंने आपको अभी बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमने स्टार्ट किया प्रॉफिट से। मैंने जितना प्रॉफिट कमाया उतना कैश जनरेट हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरा प्रॉफिट 500 रुपए है, बट मेरी जेब में कैश कितना है, 1,000 रुपए का कैश है। डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंस हो सकता है डिप्रीशिएशन के डिफरेंस हो सकते हैं, या कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस के डिफरेंस हो सकते हैं।
अब सबसे पहले आप एक बात समझना, जैसे मैंने आपको 3 एक्टिविटी बताई थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन सी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, जो मेरे मेन जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को जो फीस आ रही है वो मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब वो सारी एक्टिविटी जो असेट से सेल और परचेज के ऊपर है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब वो सारी एक्टिविटी जो विच आर कंसर्न विद चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, डिबेंचर इशू करना, लोन लेना, लोन का पेमेंट करना, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब इन तीनों एक्टिविटी के साथ देयर इज वन मोर एक्टिविटी जिसको हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किया, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। मेरी बात फिर से ध्यान देना, इन तीनों एक्टिविटी के साथ देयर इज वन मोर एक्टिविटी जिसको मैं क्या बोलता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी विच इज नीदर ऑपरेटिंग, जो ना तो ऑपरेटिंग हो, ना इन्वेस्टिंग हो और ना फाइनेंसिंग हो, बट उसमें भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिसमें ना तो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है, बट फिर भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। मैंने तुमको ऐसा बताया, मान लो कोई जगह है और वहां पे हमारा बिजनेस था। जैसे मान लो मैंने कहा ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा ऑफिस था, ये एक सिटी के अंदर लोकेटेड था। ये ऑफिस इस सिटी के अंदर लोकेटेड था और इस सिटी में मान लो अर्थक्वेक आ गया। इस सिटी में क्या आ गया बच्चों? अर्थक्वेक। अब इस सिटी में अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक का पैसा मेरे को कंपनसेशन दिया सरकार ने। अर्थक्वेक आया और सरकार ने क्या दिया? मेरे को कंपनसेशन दिया कि कंपनसेशन रिसीव फॉर अर्थक्वेक, या इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को एक क्लेम का पैसा दे दिया। तो अब एक चीज समझना, अर्थक्वेक आना ना तो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। अर्थक्वेक आने के बाद जो पैसा आ रहा है वो तीनों एक्टिविटी में से नहीं आएगा। इट इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अर्थक्वेक आने के बाद जो पैसा आया, इट इज अ टाइप ऑफ विच एक्टिविटी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। वो ना तो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। इसी तरह समझना, मान लो मेरे यहां कोई स्टाफ काम करता था और मैंने उनको बोला भैया तुम रिटायरमेंट ले लो। और रिटायरमेंट मैंने उनने बोला हमको रिटायरमेंट लेना है, और बोला हम लोग छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, हमारा पैसा दे दो, जो हमारा जमा पूंजी है वो लौटा दो हमको। मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया या कंपल्सरी रिटायरमेंट भी ले लिया उन्होंने, अब मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो स्टाफ को रिटायरमेंट हुआ और उनको पैसा दिया, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है? इट इज नीदर ऑपरेटिंग, नॉर इन्वेस्टिंग, नॉर फाइनेंसिंग। वो भी कौन सी एक्टिविटी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो तो होता है, बट वो ना तो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। अर्थक्वेक पे पैसा आया, एम्प्लॉय रिटायरमेंट हुआ, उसको कंपनसेशन पे किया, ये सब कौन सी एक्टिविटी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कौन कौन सी है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एक बहुत सिंपल नोटिंग है, मैं बुक से ही करा रहा हूं, आप लोग एक बार फटाफट यहीं पे देख लो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर इनकम एंड एक्सपेंस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन। या तो इनकम है या एक्सपेंस है जो अराइज कहां से होती है? इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज, जो बिजनेस एक्टिविटी से अलग होती है। एंड देयरफॉर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, और फ्रीक्वेंटली रेगुलरली नहीं होगी। Example of extraordinary are compensation paid to employee under VRS, claim receive against damage of because of earthquake, या पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। मैंने मेरे शेयर्स खरीदे, बायबैक वाला कंसेप्ट मैं आगे समझाता हूं तुमको। तो समझ आया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब विच इज नीदर ऑपरेटिंग, नॉर इन्वेस्टिंग, नॉर फाइनेंसिंग। अब ये मैंने कंसेप्ट आपको क्यों समझाया, अभी आपको आगे धीरे धीरे सब धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूं मेरे उस पॉइंट पे जहां पे मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा था। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और कैश के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग उन सारी एक्टिविटी को पहले डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट से कैश पे कैसे आना है और कैसे फॉर्मेट बनेगा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है ना। नाउ तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी वाला कंसेप्ट बताया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बनाना कैसे है, ठीक है ना।
अब हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉर्मली हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में अंदर, अब अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है दैट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में। और हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फिक्स फॉर्मेट से बनाना पड़ता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में गिवन है। मतलब आप और मैं मेरी इच्छा से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फिक्स फॉर्मेट से बनेगा विच इज प्रिस्क्राइब इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 और इनडायरेक्ट मेथड है। अब ये ध्यान रखना, हम लोग जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होगा मैं आपको एक बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मेरी बात फिर से ध्यान से समझना बच्चों, मैंने आपको प्रॉमिस किया है वीडियो एंड होते होते तुमको काफी कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट मेथड में, तो इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा ध्यान रखना जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट वुड बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब अगर इनडायरेक्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा ध्यान रखना हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्या मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, देखो ध्यान से समझना मेरी बात कि क्या मीनिंग क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होता है, तो अब तुम्हें ना इसके सबसे पहले दो कंसेप्ट समझ लो। मैंने आपको पार्टनरशिप जब पढ़ाया था तो वहां पर एक कंसेप्ट बताया था, एक तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। ध्यान है, मैं होप करता हूं आपको ध्यान होगा कंसेप्ट। मैंने जब पार्टनरशिप पढ़ाया था तो वहां पे कंसेप्ट पढ़ाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। और वहां मैंने ये बताया था कि चार्ज का मतलब क्या होता है, वो सारे पेमेंट जिनको करना हमारा कंपल्शन होता है। मतलब आप प्रॉफिट कमाओ नहीं कमाओ आपको पेमेंट करने हैं। बट एप्रोप्रिएशन मतलब ध्यान रखना वो पेमेंट जो हमको तभी करने हैं जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो एप्रोप्रिएशन नहीं करना है। मैंने आपको जब पार्टनरशिप पढ़ाया था वहां पर एक कंसेप्ट बताया था चार्ज और एप्रोप्रिएशन का। चार्ज मतलब क्या होता है, वो सारे पेमेंट जो हमको करने हैं भले ही हम प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए। जैसे एग्जांपल समझो, रेंट मेरे को देना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, प्रोविजन टैक्स का मेरे को बनाना पड़ेगा, वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पेमेंट आउटसाइडर को होते हैं। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर और जो हमको करना कंपलसरी है। बट ध्यान रखना जब मैं एप्रोप्रिएशन की बात करता हूं तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, वो पेमेंट तभी करना है जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएशन नहीं करना है। जैसे मान लो रिजर्व में ट्रांसफर करना है, अब रिजर्व में ट्रांसफर करना एक तरह का एप्रोप्रिएशन है। डिविडेंड देना एक तरह का एप्रोप्रिएशन है। तो तुम लोग ध्यान रखना, हमेशा अगर फर्म प्रॉफिट कमाती है तो पहले फर्म चार्ज करती है, फिर प्रॉफिट बचता है तो एप्रोप्रिएशन पे जाती है। पहले प्रॉफिट कमाया, ये सब एडजस्ट किया, फिर प्रॉफिट बचेगा तो एप्रोप्रिएशन पे जाएंगे। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कंसेप्ट कि प्रॉफिट कमाया, पहले ये किया, फिर यहां पे जाएंगे। और यहां के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, यहां के बाद मान लो जैसे प्रॉफिट आया अपना 1,000 रुपए, इसको एडजस्ट किया, प्रॉफिट आया 1,000 रुपए। अब ये 1,000 रुपए का जो प्रॉफिट है डायरेक्टली कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था पता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता था। प्रोप्राइटरशिप तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास या पार्टनरशिप के अंदर, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड करते थे। लेकिन कंपनी में ध्यान रखना प्रॉफिट ऐड नहीं होता है, बैलेंस शीट में अलग से शो होता है प्रॉफिट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मान लो पिछले साल का प्रॉफिट 300 रुपए था, इस साल प्रॉफिट कमाया 1,000, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिखेगा बैलेंस शीट के अंदर 300 रुपए, करंट ईयर में दिखेगा आपको 1,300 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले साल 300 था, इस बार 1,300 है, तो अपन ने कमाया कितना, 1,000 रुपए, वो 1,000 इसके अंदर आगे क्लब हो गया है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट के अंदर पहले चार्ज एडजस्ट होगा, बचेगा तो एप्रोप्रिएशन एडजस्ट होगा, फिर जो बचेगा वो ओपनिंग प्रॉफिट पे क्लब होके आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा। आई बात समझ में।
अब हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालना कैसे। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। बट उसके ऊपर जाना कैसे है, तुम सिर्फ ये ध्यान रख लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हमको स्टार्ट करना है। अब मान लो अगर अपने को लेट से आपको फिगर आफ्टर टैक्स गिवन है या नेट प्रॉफिट ये वाला फिगर नहीं है, तो अपने को इस वाले फिगर पे आना पड़ेगा। तो इस वाले फिगर पे आते कैसे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं आपके सामने है ना पहले एक नॉर्मल पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट प्रेजेंट करता हूं जो अपन लोग आप नॉर्मली पढ़ते हुए आए हो। ये मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो पॉज करके थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट पढ़ लेना। मैं कोशिश करता हूं इसको पूरा स्क्रीन में लेकर आने का। अब आप जब ये फॉर्मेट पढ़ोगे ना, इस फॉर्मेट में आपको काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये फॉर्मेट ऐसा है जो तुम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो। नॉर्मली ट्रेडिंग के बाद पहले जीपी आता है, मैंने कुछ इनकम लिखी है, रेंट रिसीव, कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे निकालना है अपने को, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अपना वही रहेगा। ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज है, और ये भी चार्ज है। तो मैंने क्या किया, एक नॉर्मल पहले प्रॉफिट अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जीपी और सारी इनकम लिखी, ये सारे खर्चे मैंने इसमें से लेस कर दिए। जब मैंने सारे खर्चे इसमें से लेस किए तो मेरे सामने फिगर आया बच्चों नेट प्रॉफिट का। अब ये जो नेट प्रॉफिट का फिगर है ना, ये बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये प्रॉफिट अपने को पीएनएल नहीं बनाना है, बट इसको समझ के तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अप्लाई करना है। तो इस वाले फॉर्मेट को अच्छे से समझोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इस प्रॉफिट के अंदर मैंने कुछ फिगर लिख दिए, सारी इनकम सारे खर्चे। अब ये जो प्रॉफिट आया ना, ये वो प्रॉफिट है जिसके अंदर चार्ज तो एडजस्ट हो गया, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब मैंने ये वाला फिगर को यहां कैरी ऑन किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख दिए। जैसे मान लो कंपनसेशन रिसीव ऑन अर्थक्वेक डिजास्टर, इनकम है तो मैंने प्लस कर दिया, पैसा आया। एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखा, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, कंपनसेशन पेड, इसमें इसको ऐड किया, इसको माइनस किया, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है, बट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। ये जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट हो चुके हैं और चार्ज के फिगर एडजस्ट हो चुके हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था चार्ज अपने को पहले करना है, एप्रोप्रिएशन बाद में करना है। रिजर्व में ट्रांसफर करना है, डिविडेंड देना एक एप्रोप्रिएशन नेचर है। तो ये वाला फिगर मैं इधर लेकर गया, स्टार मैंने मार्क किया, स्टार इधर मार्क हो रहा है, इधर से मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया, डिविडेंड में ट्रांसफर किया, इसमें इसको लेस किया, तो ये वाला फिगर मेरा नेट प्रॉफिट आया जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। मतलब एक चीज क्लियर है कि आप जो फिगर बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे हो वो बिल्कुल आखिरी का फिगर होगा, मतलब जिसमें एप्रोप्रिएशन भी एडजस्ट हो गया, चार्ज भी एडजस्ट हो गया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी एडजस्ट हो गई। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो फिगर प्रॉफिट का बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो रहा है वो हमेशा लास्ट फिगर होता है जिसमें एप्रोप्रिएशन भी एडजस्ट हो गया, चार्ज भी एडजस्ट हो गया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी एडजस्ट हो गए। दिस फिगर इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। अब मेरे को आप एक लॉजिकली सोच के बताना, मैंने अभी आपको बताया कि अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम फॉर्मेट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलवेज स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमेशा ध्यान रखना जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दिस वुड बी माय स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताओ बच्चों, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझना, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मेरे को मान लो फिगर ये वाला गिवन है, मेरे को फिगर ये वाला गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए और बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नाम क्या है, नेट प्रॉफिट टैक्स के भी पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के भी पहले। अब टैक्स के पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब मेरे को ये इस वाले फिगर को फिर से रिवर्स में जाना पड़ेगा, मतलब मेरे को ये जो लेस हो गया इसको ऐड करना पड़ेगा, इनको एडजस्टमेंट करके मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां पर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, मेरे को इस पॉइंट पे आना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। मेरी बात फिर से ध्यान देना, अगर मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमेशा ध्यान रखना, कंपनी जाके बोलता है आपको स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब मेरे को जो फिगर गिवन है मान लो वो ये वाला फिगर है, तो इसके अंदर क्या करूंगा, मैं इन दोनों को एडजस्टमेंट करूंगा, इसको एडजस्ट करूंगा और टैक्स को एडजस्ट करूंगा, तब जाके मैं इस फिगर पे आऊंगा।
मान लो मेरे पास फिगर ये वाला है, स्टार्ट हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से करना है। अगर फिगर ही ये वाला है मेरे पास में, अब ये वाला फिगर बैलेंस शीट से कभी नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि ये बैलेंस शीट में गया ही नहीं, बैलेंस शीट में तो ये फिगर गया है। अगर मेरे पास फिगर ही ये वाला है तो यहां पे मेरे को सिर्फ टैक्स एडजस्ट करना रहा यहां पे आने के लिए। आई बात समझ में? मैं अभी सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर अपने को बैलेंस शीट का फिगर गिवन है तो ये वाली चीजें रिजर्व एडजस्ट करना है, ये एडजस्ट करना है और फिर ये एडजस्ट करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं प्रॉफिट में मैंने पहले चार्ज एडजस्ट किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट किए और एप्रोप्रिएशन एडजस्ट किया, तो ये मेरे सामने फाइनल फिगर आया। अब अगर इस फाइनल फिगर से मेरे को दोबारा इधर जाना है तो पहले एप्रोप्रिएशन एडजस्ट करना है, फिर ये एडजस्ट करना है, फिर इसका नंबर आएगा ना। अगर पहले यहां से मैं यहां आया, अगर यहां से यहां आना है तो पहले इसको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है। उसी तरह ध्यान रखना, अगर आप इस फिगर पे खड़े हो तो तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट इस फिगर से करना है। अगर आप खड़े इस फिगर पे हो, इस फिगर पे खड़े हो मतलब आपने फिगर कहां से उठाया? बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हमेशा फाइनल प्रॉफिट आएगा। दिस फिगर इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। तो यहां से अगर मेरे को यहां पे जाना है, यहां से अगर मेरे को यहां पे जाना है तो इसको एडजस्ट करूंगा, इसको एडजस्ट करूंगा, इसको एडजस्ट करूंगा। और अगर मेरे पास में ये वाला फिगर है तो मेरे को ये तो एडजस्ट ही नहीं करना है, मेरे को सिर्फ क्या एडजस्ट करना है? ये वाली चीज और ये चीज एडजस्ट करनी है। और ये वाला फिगर है तो मेरे को स्टार्ट सिर्फ ये करना है, ये कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट विल ऑलवेज स्टार्ट अंडर दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का फिगर नहीं है तो आपको रिवर्स वर्किंग करके पहले उस फिगर पे आना पड़ेगा। अब कैसे आते हैं, क्या एडजस्टमेंट करना है, मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे वन बाय वन इस फॉर्मेट के साथ समझाता हुआ चलता हूं। मैं होप करता हूं आपको अभी यहां तक समझ में आ गया होगा। अपन क्वेश्चंस करेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? अब देखो बच्चों क्या फॉर्मेट है, तो मैंने हेडिंग क्या लगा है, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान से समझना, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन से मेथड को यूज करते हुए? इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए, ठीक है ना? मैंने अभी आपको बताया कि इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वी ऑलवेज स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है ना? मैं आपको बुक के अंदर पूरा फॉर्मेट बताता हूँ, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया कैसे। मैं आपको कोई भी एक नॉर्मल क्वेश्चन खोल के बताया था एक बार, तो आपको आइडिया रहेगा। देखो जैसे मैंने नॉर्मल एक कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाला, जैसे एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ये मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, एक सिंपल आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले हमको ये चीज कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा कि ये कैलकुलेट कैसे करना है। हर क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप और भी कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठा के देख लो। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन उठा के देखा, तो देखो यहां भी मैंने स्टार्ट कहां से किया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो हर कैश फ्लो के अंदर जो पहला पॉइंट होगा दैट वुड बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिया, तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका वर्किंग नोट है। तो सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कैलकुलेट करना सीखना है। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलवेज स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन कैसे करना है? तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले क्या निकालो? प्रॉफिट कितना कमाया इस साल में हमने। अब कैसे निकालना है वो मैंने आपको अभी बताया था। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है आपको मैंने बताया था। ये वाला जो प्रॉफिट है ये कहां पे ट्रांसफर हो जाता है? बैलेंस शीट में। ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट में। दिस फिगर इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट, ठीक है ना? रिजर्व एंड सरप्लस हेड में मिलेगा आपको। तो अगर मेरे को क्या ये वाले फिगर से स्टार्ट करना है, मतलब ये कैसे निकला? डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। मान लो मेरा ओपनिंग प्रॉफिट 300 रुपए था और क्लोजिंग प्रॉफिट 1300 गिवन है, मतलब इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया कितना? 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है मैंने। तो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L अंडर दैट रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करना है मैंने आपको अभी बताया था। अपने को स्टार्ट कहां पे करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो मेरे को यहां पे आना है, तो डिविडेंड ऐड करूंगा, रिजर्व्स ऐड करूंगा। तो देखो मैंने क्या ऐड किया? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर तो वह ऐड कर लिया मैंने, ठीक है ना? ये दोनों क्या चीज है? ये दोनों एप्रोप्रिएशन है। ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों एप्रोप्रिएशन है। फिर
टैक्स का प्रोविजन, ये वाला फिगर मैंने ऐड किया, मेरे को यहां पे आना है, इस पॉइंट पे आना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स मतलब इसको भी एडजस्ट करना है। अब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में मान लो ये वॉलेंट्री कंपनसेशन लेस हो चुका है तो इसको तो ऐड करेंगे। तो यहां पे क्या किया मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू पीएनएल, डेबिटेड टू पीएनएल, ये वाला फिगर क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है, तो इसको ऐड करना है। और इधर क्या करना है अपने को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू पीएनएल। अब क्रेडिटेड मतलब ये वाला फिगर क्या हो चुका है, ये क्रेडिट हो चुका है, ये वाला फिगर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसको क्या करना है, हमको लेस कर देना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू पीएनएल, इसको लेस कर देना है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अब मान लो कुछ टैक्स रिफंड हुआ है तो वो यहां होगा, इनकम टैक्स पे किया तो वो इधर है, और रिफंड आया तो इधर होगा, तो उसको भी हमको लेस कर देना है। क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो लेस कर देना है, इससे प्रॉफिट कम हुआ है तो ऐड कर देना है, रिवर्स जाना है। तो इस फिगर पे आने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे आने के लिए क्या करेंगे, रिजर्व डिविडेंड ऐड करेंगे। डिविडेंड देखो ये वाला फिगर ऐड किया, यहां पे था, मैं इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, मैंने इसको ऐड किया, इसको लेस किया, अगर इनकम टैक्स रिफंड है लेस किया, और टैक्स का प्रोविजन मैंने ऐड बैक कर दिया, तो ये फिगर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आई एम स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले तुम लोगों को जो कैलकुलेट करना सीखना है बच्चों, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है ना। तो मैं होप करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको एक बेसिक कंसेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। अब जो आगे आने वाला वीडियो, उसमें मैं आपको इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो फटाफट मेरे को मैसेज कर दो, 9929411361 मेरा नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, जिसपे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।